हेलो, नमस्कार और आदाब सब दोस्तों को। आपके दोस्त और गाइड इरफान की तरफ से फिर से आपके साथ हूं आपके अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस पर। आज हम बात करेंगे एक बहुत ज़रूरी टेक्निक की, लेकिन ये उन टेक्निक्स में से है जो बहुत कम लोग जानते हैं। दरअसल ये मेरी बहुत सी रिसर्च है जिसको इस्तेमाल करके मैं ये टेक्निक पेश कर रहा हूँ, और आपको ये जानना मुश्किल नहीं है कि ये टेक्निक इतनी कामयाब क्यों है। बस जरूरत है एक गहरे तज्जिए और खुली आंखों की, ताकि कुंडली के कुछ नमूदार मैनिफेस्टेशंस को देख सके, ऐसी टेक्निक्स को पहचान सके, ऐसे नमूदार को पहचान सके। मैं इसे रिफ्लेक्शन टेक्निक कहता हूँ। ज्योतिष में एक बहुत ही अनोखी टेक्निक, और मेरी रिसर्च ने मुझे दिखाया है कि रिफ्लेक्शन टेक्निक बहुत ही ताकतवर है। ये सच में काम करती है और जबरदस्त नतीजे देती है, और आप अपनी कुंडली में इस रिफ्लेक्शन टेक्निक का इस्तेमाल करके बहुत ही मजबूत भविष्यवाणियां कर सकते हैं। अब ये रिफ्लेक्शन टेक्निक क्या है? रिफ्लेक्शन टेक्निक का मतलब है कि किसी भी ग्रह से 9वां भाव उस ग्रह का प्रतिबिंब रिफ्लेक्शन होता है। तो चलिए कलपुरुष कुंडली लेते हैं। अब पहला भाव क्या है? पहला भाव मेष है, और ये मंगल का मूल त्रिकोण साइन है। अब इसका 9वां भाव क्या है? मेष से 9वां भाव धनु है, जो कि एक अग्नि राशि भी है। तो कुछ हद तक, क्योंकि किसी भी भाव से 9वां भाव भी उसी तरह की राशि होता है। तो ये पहला नमूदार हुआ। दूसरा है गुणों के लिहाज से। तो कलपुरुष में पहला भाव लग्न या मेष क्या है? ये आपका गोल सेटिंग, गोल गेटिंग, इच्छा शक्ति और आगे बढ़ने, अपने गोल हासिल करने और जीतने की क्षमता भी है। और 9वां भाव क्या है? 9वां भाव है सीमाओं से बाहर निकलना, दूर दूर सफर करना, ऊंची तालीम हासिल करना, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना, और ये साहसिकता, एडवेंचरिज्म भी दिखाता है। ये उन कामों को भी दिखाता है जो आपको साहसिकता, मजा, मौज मस्ती देते हैं, लेकिन साथ ही कुछ काबिलियत या रिस्क लेने की हिम्मत भी, जो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकालती है। विदेशी धरती पर सफर करना, जो पुराने जमाने में कुछ हद तक वर्जित भी समझा जाता था। तो मेष से 9वां भाव धनु है, जो काफी हद तक ये दिखाता है कि मेष की ऊर्जाएं क्या दिखाती हैं। अग्नि राशि होना, गोल सेट करने वाली राशि होना, अपनी सीमाओं से बाहर निकलना, रिस्क लेना, खतरों में कूदना या अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना, ये सब मेष भी दिखाता है और धनु भी दिखाता है। अब मंगल के बाद दूसरा ग्रह कौन सा है? चलिए बुध को लेते हैं। बुध क्या है और उसका मूल त्रिकोण साइन क्या है? बुध का मूल त्रिकोण साइन कन्या है, जो छठे भाव की ऊर्जाएं हैं। कन्या से 9वां भाव क्या है? कन्या से 9वां भाव दूसरा भाव है, और दूसरा भाव आपकी आमदनी, आपकी कमाई, आपकी बचत, परिवार का कारोबार भी है, और सेवा करना, कन्या की सेवा भावना और पैसा कमाना भी। बुध हिसाब किताब, फाइनेंस, पैसा कमाने का ग्रह है। तो बुध से 9वां भाव पैसा कमाने का प्रतिबिंब है, क्योंकि दूसरा भाव वृषभ राशि का है, पैसे वाली राशि, और आमदनी, कमाई, बचत का भाव है, हालांकि सेवा की नीयत के साथ। अब शुक्र को लेते हैं, जिसका मूल त्रिकोण साइन तुला है। तुला से 9वां भाव तीसरे भाव की राशि है। तीसरा भाव क्या है? तीसरा भाव मार्केटिंग, सेल्फ ब्रांडिंग के बारे में है। शुक्र को क्या पसंद है? शुक्र अपने आप को एक खास ढंग से, एक खास अंदाज में पेश करना पसंद करता है। शुक्र खूबसूरत दिखना चाहता है, शुक्र सोफिस्टिकेटेड महसूस करना चाहता है, शुक्र एक छाप छोड़ना चाहता है, और अपनी शक्ल और अपने आकर्षण से दूसरों पर छाप छोड़ना चाहता है। यही मार्केटिंग और ब्रांडिंग है, दूसरों पर अपनी छाप छोड़ना। और तीसरा भाव, जो तुला का 7वां भाव भी दिखाता है और कुंभ का 11वां भाव भी दिखाता है, वो उस भाव के कर्म को दिखाता है जो इच्छाओं का भाव है। शुक्र आपकी इच्छाएं है, शुक्र आपका जुनून, आपकी कामुकता, इंटिमेसी भी है। और तीसरा भाव जुनून, कामुकता, खुद को ब्रांड करना, कम्युनिकेशन के बारे में है। और शुक्र अपनी आजादी भी चाहता है। जिंदगी में सबसे ज्यादा आजादी किसे पसंद होती है? वो है किशोरों को। मौज मस्ती की सबसे बड़ी वैल्यू है आजादी, हर चीज करने की आजादी जो वो चाहते हैं। तो वो खाना वही खाना चाहते हैं जो उन्हें पसंद है, सोना कहीं भी और जब चाहें,
जिसके साथ चाहे सोना चाहते हैं। तो कुछ भी और सब कुछ करने की आजादी एक किशोर की सबसे बड़ी वैल्यू होती है, और शुक्र वही ऊर्जा है। शुक्र को अपनी आजादी पसंद है, जो चाहे करे और अच्छे से करे, अच्छी क्वालिटी के साथ। और यही तीसरा भाव भी दिखाता है, आजादी, किसी के नीचे न रहना, बल्कि अपने आप का बॉस बनना। बैकग्राउंड में जो नाटक सुनाई दे रहा है, फिर से मेरी माफी, वो कुत्ते की वजह से है। वो भौंकती है और कोशिश करती है, मैं उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा। जैसे ही मैं वीडियो कैमरा चालू करता हूँ, वो समझती है कि कुछ दिलचस्प हो रहा है। वो मेरे आसपास घूम रही है, मेरे इर्द गिर्द दौड़ रही है और कुछ कर रही है। तो कृपया सब नाटक माफ करें, सब मुश्किलें। तुम वॉक नो टू, इधर आओ, इधर आओ, आओ। तो ये रही वो मिशन मेकर। तो नाटक माफ करें। चलिए हम अपने वीडियो पर, अपनी सीख पर ध्यान देते हैं। तो तीसरा भाव आकांक्षाओं, एस्पिरेशन का भाव भी है, कर्म का, कामुकता का, आजादी की जरूरत का, खुद को मार्केट और ब्रांड करने की जरूरत का, और नतीजे पाने का और परफॉर्म करने की ऊर्जा का। तीसरा भाव कामुकता के काम करने की ऊर्जा भी है, जो शुक्र भी दिखाता है। फिर अगले ग्रह पर चलते हैं, चंद्रमा पर। वो कौन सी राशि है जिस पर चंद्रमा का राज है? कर्क, जो चौथा भाव है। कलपुरुष कुंडली में चौथे भाव से 9वां भाव क्या है? चौथे भाव से 9वां भाव मीन का 12वां भाव है। मीन आपकी कल्पना है, मीन आपकी रचनात्मकता, क्रिएटिविटी है। चंद्रमा आपकी भावनाएं भी है। मीन भावुकता को भी दिखाता है। दरअसल भावनाओं की ऊंची सतह, भावनात्मक रूह में बह जाना, ये भी मीन है। और चंद्रमा हमारा पालन पोषण, नर्चरिंग और दूसरों के लिए कुछ छोड़ देना भी है। उन लोगों के लिए छोड़ देना जिनसे आप प्यार और देखभाल करते हैं। मीन आध्यात्मिकता के लिए सब कुछ छोड़ देने, अगली मंजिल की तरफ बढ़ने के बारे में भी है। और तो और एक तरह से मीन चंद्रमा की भावनाओं का प्रतिबिंब भी है। अब एक बात आप हमेशा देखेंगे, कलपुरुष कुंडली में इनमें से किसी भी राशि से 9वां भाव उसके लिए हानिकारक नहीं होगा। वो हमेशा ऐसी राशि होगी जहां ग्रह का मालिक, खासतौर पर अपने से 9वें भाव में, जो मूल त्रिकोण राशि हो, बेहद शानदार काम करेगा। और इसलिए मीन में चंद्रमा बहुत अच्छा करता है, धनु में मंगल बहुत अच्छा करता है, वृषभ में बुध बहुत अच्छा करता है, शुक्र मिथुन में बहुत अच्छा करता है। शुक्र कन्या में नीच, डेबिलिटेटेड हो जाता है, लेकिन मिथुन में शुक्र बहुत अच्छा करता है। मिथुन वो राशि है जो काम भाव भी है, क्योंकि शुक्र का मूल त्रिकोण साइन तुला है और मिथुन भी एक समान राशि है काम भाव, और इसलिए शुक्र मिथुन में बहुत अच्छा करता है, कम्युनिकेशन का ग्रह। और शुक्र कम्युनिकेशन के जरिए दूसरों को प्रभावित करता है। शुक्र जबान की सोफिस्टिकेशन भी दिखाता है। और इस तरह हर ग्रह अपने मूल त्रिकोण साइन से 9वें साइन में बहुत अच्छा करता है, बहुत आराम से रहता है और आपको शानदार नतीजे देता है। इसी तरह मीन राशि में चंद्रमा बहुत अच्छा करता है। तो चंद्रमा से 9वां भाव चंद्रमा का प्रतिबिंब भी है। अब चलिए सूर्य पर जाते हैं। सूर्य का मूल त्रिकोण साइन क्या है? इकलौती राशि है सिंह। सिंह से 9वां साइन क्या है? सिंह से 9वां भाव लग्न है। लग्न क्या दिखाता है? लग्न दिखाता है आपका ओहदा, स्टेटस, आपकी इज्जत, समाज में आपकी हैसियत, आपका स्वाभिमान, सेल्फ रिस्पेक्ट, आपकी गरिमा, डिग्निटी। सूर्य क्या दिखाता है? सूर्य दिखाता है आपका गर्व, प्राइड, आपकी गरिमा, आपका स्वाभिमान, आपका जोश। और इसलिए कलपुरुष कुंडली में लग्न की ऊर्जाएं काफी हद तक सूर्य की ऊर्जाओं को दिखाती है। और इसलिए सूर्य अपने से 9वें साइन में बहुत अच्छा करता है। दरअसल वो लग्न में मेष राशि में उच्च, एग्जॉल्टेड हो जाता है। और इस तरह ये भी प्रतिबिंब का बहुत ताकतवर नमूदार है। हर ग्रह का प्रतिबिंब उससे 9वां भाव होता है। उसके बाद अगले ग्रह पर चलते हैं। चलिए बृहस्पति, गुरु पर चलते हैं। बृहस्पति का मूल त्रिकोण साइन कौन सी राशि है? बृहस्पति का मूल त्रिकोण साइन धनु है। धनु में ऊंची तालीम की ऊर्जाएं हैं, तजुर्बों और तालीम से सीखना और विस्तार, एक्सपेंशन और समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी को भी दिखाता है।
ये वो भाव है जो हमें 9वें भाव के अलावा सबसे ज्यादा समृद्धि देता है। 5वां भाव हमें शानदार लाभ, गेन्स, सट्टे के लाभ, स्पेक्यूलेटिव गेन्स और आगे बढ़ने का भी होता है। अब 9वां भाव पिता को दिखाने वाला भाव, और धनु से 9वां भाव क्या है? धनु से 9वां भाव सिंह है। सिंह पर सूर्य का राज है, सूर्य पिता को दिखाता है। और इस तरह 9वें भाव की ऊर्जाएं जो धनु है वो सिंह राशि 5वां भाव में भी दिखती है, और बृहस्पति के मूल त्रिकोण से 9वां भाव जो लाभ का भाव भी है और तालीम का भाव भी है। 9वां भाव तालीम, ऊंची शिक्षा का भाव है, और 5वां भाव भी ऊंची तालीम का भाव है। प्राथमिक तालीम या स्कूल लेवल या शुरुआती कॉलेज लेवल की पढ़ाई 5वां भाव है, लेकिन अकादमिक शिक्षा वही है। ऊंची शिक्षा, मंत्र सीखना, श्लोक सीखना, वो भी 5वें भाव से दिखता है। प्राचीन ग्रंथ सीखना, प्राचीन श्लोक सीखना 5वें भाव में। तो धनु की ऊर्जाएं काफी हद तक अपने से 9वें भाव तक उसका प्रतिबिंब है। दोनों ही 9वां भाव पिता का प्रतिबिंब है। 5वां भाव सिंह राशि पर सूर्य का राज है जो पिता का कारक है। दोनों ऊंची तालीम से जुड़े हैं, दोनों समृद्धि से जुड़े हैं, दोनों लाभ से भी जुड़े हैं, और इसलिए बृहस्पति के मूल त्रिकोण साइन से 9वां भाव बृहस्पति का प्रतिबिंब है। चलिए शनि पर जाते हैं। शनि की वो कौन सी राशि है जो शनि का मूल त्रिकोण साइन है? शनि का मूल त्रिकोण साइन कुंभ राशि है। अब कुंभ राशि के मूल त्रिकोण से 9वां साइन कौन सी राशि है? कुंभ से 9वां भाव 7वां भाव है जो तुला राशि से दिखाया जाता है। अब कुंभ राशि सामाजिक कनेक्शन, दूसरों से नेटवर्किंग और वो कनेक्शन बनाने के बारे में है। तुला राशि 7वां भाव क्या है? ये रिश्ते के बारे में है, साझेदारी, पार्टनरशिप के बारे में है, लोगों के साथ काम करने की क्षमता के बारे में है। ये हर उस व्यक्ति के बारे में है जिससे आप दिन प्रतिदिन मिलते हैं। और 9वां और 11वां भाव कुंभ रिश्ते के बारे में भी है, नेटवर्किंग के बारे में है, लोगों से मिलने और उनके साथ काम करके उच्च कर्म देने या योगदान देने के बारे में है। और इसीलिए 7वां भाव एक अहम भाव है जहां लोगों से दिन प्रतिदिन निपटना, साझेदारी, लोगों के साथ काम करना और जनता, मासस के बारे में होता है। और इसलिए कुंभ से 9वां साइन शनि की ऊर्जाओं का प्रतिबिंब है, वादे, कमिटमेंट के बारे में भी। शनि वादा है, 7वां भाव भी वादा है। शनि वफादारी, लॉयल्टी है। 7वां भाव आपके पार्टनर के प्रति वफादार होना, अपनी साझेदारी के प्रति वफादार होना और अपनी टीम के प्रति वफादार होना है। और इसलिए 7वां भाव या तुला की ऊर्जाएं शनि की ऊर्जाओं के प्रतिबिंब है, काफी हद तक उसके नमूदार के लिहाज से। तो जब आप इन सब ग्रहीय ऊर्जाओं को देखेंगे, और अब आखिरी लेकिन कम से कम नहीं, राहु और केतु। राहु का 9वां प्रतिबिंब ये दिखाता है कि आपकी अचानक परेशानी कहाँ आएगी, आपका अचानक गिरावट आएगी, आपका अचानक उभार आएगा, अचानक फायदे आएंगे, लेकिन अचानक नुकसान भी आएंगे, अचानक पतन भी आएगा। और साथ ही जहां आप निराश हो सकते हैं और जहां आपका फोकस है, आपका कर्म है, वो भी राहु से 9वें भाव के बारे में है। जबकि केतु से 9वां भाव वो है जहां आपको सबसे बड़ा नुकसान होगा, जहां आपको सबसे बड़ा त्याग, गिविंग अप करना पड़ेगा, जहां आपको बड़े लाभ या ऊंचे लाभ या अधिक आध्यात्मिक नमूदार और इस दुनिया में सच में फलदायी अस्तित्व, रिवॉर्डिंग एग्जिस्टेंस, सच में एक विरासत, लेगेसी छोड़ने का तजुर्बा पाने के लिए त्याग करना पड़ेगा। वो है केतु से 9वां भाव। तो आपकी कुंडली में ये ग्रह जहां भी स्थित होंगे, आप पाएंगे कि 9वां भाव उस ग्रह का प्रतिबिंब दिखाएगा। तो अगर उदाहरण के तौर पर बृहस्पति आपके 4थे भाव में है, तो बृहस्पति जो ऊंची तालीम दिखाता है वो आपके 12वें भाव से आएगी, क्योंकि 4थे भाव से 9वां भाव 12वां भाव होता है। तो ऊंची तालीम आध्यात्मिकता से आएगी, विदेशी धरती से आएगी, विदेशी लोगों या विदेशी कंपनियों या कंसल्टेंसी में काम करने या आध्यात्मिक जरिए से आएगी। अगर 10वें भाव से 9वां भाव, उदाहरण के तौर पर अगर शनि 10वें भाव में है, तो शनि से 9वां भाव क्या है? शनि से 9वां भाव 6ठा भाव है। 6ठा भाव सेवा है। तो मतलब शनि का प्रतिबिंब सेवा है।
यानी आपका कर्म या आपका कर्तव्य है सेवा करना। अगर आपका मंगल भी 10वें भाव में है, उदाहरण के तौर पर, तो आपकी ऊर्जा, आपका फोकस, आपकी मेहनत सब छठे भाव में जाएगी, जो कि 9वां भाव है, जो आपकी ऊर्जाओं का प्रतिबिंब है। और इसी तरह आपको देखना चाहिए कि आपकी कुंडली के स्थानों का प्रतिबिंब क्या है। उदाहरण के तौर पर, अगर आपका सूर्य 8वें भाव में है, तो सूर्य क्या है? सूर्य आपका गर्व है, सूर्य आपकी गरिमा भी है। तो आपकी गरिमा, आपका गर्व 8वें भाव से 9वें भाव से आएगा। 8वें भाव से 9वां भाव चौथा भाव होता है। तो आपकी गरिमा, आपका गर्व इस बात से आएगा कि आप घरेलू मामलों को कैसे संभालते हैं, अपने परिवार को कैसे संभालते हैं, रियल एस्टेट को कैसे संभालते हैं, तालीम, जो आपकी ऊंची क्वालिफिकेशन है, जो चौथा भाव दिखाता है, और आप अपनी माँ के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, माँ के साथ आपके कैसे रिश्ते हैं। ये सब तब आएगा जब सूर्य 8वें भाव में होगा और ये कैसे नमूदार होता है। और इससे समाज में आपकी प्रतिष्ठा, रेप्यूटेशन भी बनेगी। आप अपने रोजमर्रा के घरेलू मामलों को कैसे निपटाते हैं, अपनी माँ को कैसे संभालते हैं, अपने निवेश, इन्वेस्टमेंट्स को कैसे संभालते हैं, अपनी भौतिक संपत्तियों को कैसे संभालते हैं, ये सब चौथा भाव दिखाता है। तो ये है रिफ्लेक्शन टेक्निक। आपके ग्रह जहां भी हो, उससे 9वां भाव उस ग्रह का प्रतिबिंब होगा। और ग्रह के लाभ, ग्रह का नमूदार जिंदगी में कहाँ आएगा? आपका शुक्र जहां भी होगा, उससे 9वां भाव रिश्तों में लाभ देगा, कामुकता में लाभ देगा, भौतिक स्थिति, मटीरियल पोजीशन में लाभ देगा, कलात्मक क्षमता, आर्टिस्टिक एबिलिटी में लाभ देगा। और आपका अच्छा खाना, अच्छी जिंदगी सब उसी से आएगा, या उससे कमाई होगी, या उसमें स्थान होगा। बुध से 9वां भाव वो होगा जहां से पैसा आ रहा है। पैसे का सबसे बड़ा सोर्स कहां से आ रहा है? हालांकि एक जरूरी बात यह है कि किसी भी भाव से 9वां भाव, आपको ये भी देखना चाहिए कि उस भाव में कौन सा ग्रह है। तो उदाहरण के तौर पर, अगर सूर्य 8वें भाव में है, तो हमने कहा सूर्य से 9वां भाव चौथा भाव है। तो आपका गर्व, आपकी गरिमा पूरी तरह घरेलू मामलों से आएगी। आप अपनी घरेलू जिंदगी कैसे चलाते हैं, अपनी माँ से रिश्ता, परिवार के सदस्यों से रिश्ता, अपनी भौतिक संपत्तियां कैसे संभालते हैं, आपके पास कैसा घर है, कैसी कार है, कैसी दौलत है, ये सब भी आपकी गरिमा और समाज में प्रतिष्ठा को बढ़ाएगा। लेकिन मान लीजिए बृहस्पति चौथे भाव में स्थित है। अब बृहस्पति क्या है? बृहस्पति गुरु है। गुरु सलाहकार, काउंसलर, शिक्षक, टीचर है। तो आपका गर्व, आपकी गरिमा, समाज में आपकी प्रतिष्ठा चौथे भाव से आएगी। लेकिन चौथे भाव में क्या स्थित है? गुरु। तो गुरु का 9वां भाव क्या है? वो है 12वां भाव। तो वह व्यक्ति घर से काम करते हुए, वर्किंग आउट ऑफ होम, एक गुरु के तौर पर लोगों को सलाह देते हुए, या विदेशी धरती, फॉरेन लैंड्स में विदेशी नुमाइंदों, एमएनसीज के लिए एक विशेषज्ञ, एक्सपर्ट होते हुए, तो ये एक आईटी प्रोफेशनल हो सकता है जो घर से काम करता है और उसके पास एक काम है, या वो घर से एक प्रोजेक्ट कर रहा है, या वो एक आध्यात्मिक गुरु है जिसका होम ऑफिस है, या एक वकील, लॉयर हो सकता है जिसका भी होम ऑफिस है, और वो विदेशी कंपनियों को सलाह देता है, विदेशी क्लाइंट्स को सलाह देता है। वो सलाह देता है, जैसे 12वां भाव पुलिस, सशस्त्र बलों, आर्म्ड फोर्सेस का भाव है, उनको सलाह देता है। वो अस्पतालों को सलाह देता है। वो एक आध्यात्मिक हीलर भी है। वो स्वास्थ्य सेवा, हेल्थ केयर में विशेषज्ञ हो सकता है। वो कानूनी मामलों, लीगल मैटर्स में विशेषज्ञ हो सकता है। वो बाहरी मामलों, एक्सटर्नल अफेयर्स में विशेषज्ञ हो सकता है, क्योंकि बृहस्पति 9वें भाव में स्थित है। तो सूर्य की गरिमा, आपकी प्रतिष्ठित समाज, चौथे भाव से आएगी जहां बृहस्पति है, और बृहस्पति आपको करियर दे रहा है, घर से काम करना और बहुराष्ट्रीय कंपनियों, एमएनसीएस, विदेशी देशों, विदेशी क्लाइंट्स के लिए एक सलाहकार और गुरु बनना, या आध्यात्मिकता में घर से काम करने वाला आध्यात्मिक गुरु, या एक आईटी प्रोफेशनल जो घर से काम करता है और दूसरों के लिए प्रोजेक्ट करता है, या एक वकील जो अपने होम ऑफिस से काम करता है। ये सब नमूदार उस स्थिति के कारण आएंगे।
तो हर भाव से 9वां भाव क्रिटिकल है, भाव का प्रतिबिंब। लेकिन अगर उस भाव में ग्रह है तो उस भाव से लाभ कहां से आ रहा है? तो इन दोनों को जोड़ा जाना चाहिए ये देखने के लिए कि अंतिम नमूदार कहां है, और डॉट्स को जोड़ते हुए आप देख पाएंगे, आप भविष्यवाणी कर पाएंगे कि पैसा कहां से आ रहा है, कर्म कहां से आ रहा है, प्रमोशन, समृद्धि कहां से आ रही है, रिश्ते कहां से आ रहे हैं, ये सब चीजों के अच्छे नतीजे कहां से आ रहे हैं, या नुकसान और चुनौतियां और मसले और उथल पुथल कहां से आ रही है। तो मैं एक ऐसी कुंडली लेना चाहता हूं जो बहुत दिलचस्प है। इस शख्स ने अपने पैदा होते समय बहुत वादा दिखाया था और लोगों ने महसूस किया कि ये शख्स बड़प्पन, ग्रेटनेस की तरफ बढ़ रहा है, ये शानदार नतीजे देगा और ये शख्स बहुत अच्छा कर सकता है और उस परिवार की विरासत, लेगेसी को आगे बढ़ा सकता है। मैं बात कर रहा हूं एक भारतीय सियासतदान, पॉलिटिशियन की, एक बहुत अनिच्छुक, रिलक्टेंट भारतीय सियासतदान की, जो गांधी परिवार से आते हैं। गांधी परिवार कम से कम पिछले 100 सालों से सियासत से जुड़ा हुआ है। शुरुआत मोतीलाल नेहरू से हुई, जो एक बहुत बड़े ओहदे और समाज में नामी व्यक्ति थे, बहुत इज्जत वाले। फिर उनके बेटे जवाहरलाल नेहरू, जो आज़ादी के सेनानी थे, भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। बहुत सी अच्छी चीजें, बांध और आईआईटी और आईआईएम, ये सब जवाहरलाल नेहरू की देन है। उसके बाद इंदिरा गांधी आईं, जवाहरलाल नेहरू की बेटी, और वो भारत की प्रधानमंत्री बनी। उन्होंने पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी, बांग्लादेश को वहां से आज़ाद कराया। वो सच में बहुत ऊंचे पायदान पर पहुंच गईं। लेकिन वो वही शख्स थीं जिन्होंने भारत में इमरजेंसी लाए, लगभग एक तानाशाही शासन की तरह। लेकिन फिर वो हार गईं, जेल भी गईं, लेकिन वापस आईं और फिर से भारत की प्रधानमंत्री बनी, लेकिन मार दी गईं। और फिर उनके बेटे राजीव गांधी ने सियासत की कमान संभाली। एक सियासतदान होना एक पारिवारिक मामला देख सकते हैं, या परिवार की परंपरा, या परिवार का करियर या कारोबार या सेवा। और फिर राजीव गांधी भी मारे गए। और फिर 5वीं पीढ़ी तो मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, और 5वीं पीढ़ी में राहुल गांधी है, जो जब पैदा हुए, क्योंकि 3 प्रधानमंत्रियों की विरासत, लेगेसी, पहले उनके दादा, उनके परदादा, उनकी दादी और उनके पिता, तो ये भी देखा गया कि वो भी एक दिन प्रधानमंत्री बन सकते हैं या एक बड़े सियासतदान बन सकते हैं। लेकिन किसी वजह से वो उस तरह की प्रशंसा, एड्यूलेशन, उस तरह की जनता का दीवानापन, मास फैन फॉलोइंग, उस तरह की कामयाबी हासिल नहीं कर पाए हैं जो उनके दादा, परदादा, पिता, दादी और फिर उनके पिता को इतनी आसानी से मिलती दिखी। तो चलिए उनकी कुंडली से देखते हैं कि क्या गलत हुआ, क्या मसले हैं, क्या चुनौतियां हैं, और उनकी शोहरत, रेप्यूटेशन कुछ ऐसी है जहां वो एक पप्पू के नाम से भी जाने जाते हैं, या एक तरह के डम्बो, बहुत होशियार इंसान नहीं। तो ये कुंडली क्या कहती है? वो क्या राज है जो राहुल गांधी छुपा रहे हैं? चलिए उन्हें रिफ्लेक्शन टेक्निक के जरिए, जिसके बारे में हमने अभी बात की, उनकी कुंडली से बेनकाब करते हैं। तो मैं उस कुंडली को लाता हूं जो राहुल गांधी की सबसे मान्य, एक्सेप्टेड कुंडली है, और उसमें कुछ छुपा नहीं है क्योंकि बहुत बड़े सार्वजनिक, पब्लिक व्यक्ति है, तो लोगों को पता था कि वो कब पैदा हुए। तो कुंडली के बारे में, उनके जन्म समय और जन्म स्थान के बारे में कोई शक नहीं है। तो चलिए राहुल गांधी की सार्वजनिक कुंडली लेते हैं और रिफ्लेक्शन टेक्निक का इस्तेमाल करके बात करते हैं। ये क्या देखती है, वो क्या राज छुपा रहे हैं, उनके लिए भविष्य क्या हो सकता है, और उस रिफ्लेक्शन टेक्निक का इस्तेमाल करके चलिए उन चीजों का तज्जिया करते हैं जो बहुत जाहिर है, लेकिन कुछ चीजें जो बहुत जाहिर नहीं है लेकिन जो भविष्य में सामने आएंगी। तो चलिए राहुल गांधी की कुंडली लेते हैं और रिफ्लेक्शन टेक्निक का इस्तेमाल करके उस पर बात करते हैं। अब ये रही राहुल गांधी की कुंडली। अब आप देख सकते हैं कि उनकी कुंडली मकर लग्न की है, और मकर लग्न का मतलब है कि इस पर शनि का राज है। उनका दूसरा भाव कुंभ राशि का है, जिस पर भी शनि का राज है और उसमें राहु स्थित है। शनि खुद चौथे भाव में मेष राशि में चला गया है, लेकिन वहां नीच, डेबिलिटेटेड नहीं होता। लेकिन भरणी नक्षत्र में तो असल में नीच तो नहीं,
लेकिन ये निश्चित रूप से एक चुनौतीपूर्ण स्थिति में है, मुश्किल में है। अब बुध उनके छठे भाव और 9वें भाव दोनों का स्वामी है और वो पैसे की राशि वृषभ में और 5वें भाव में स्थित है। चंद्रमा उनके 7वें भाव का स्वामी है और वृश्चिक राशि में फिर से एक नीच राशि में है, लेकिन नीच के करीब नहीं, और ज्येष्ठा नक्षत्र में 11वें भाव में, जो जनता, इच्छाओं और ख्वाहिशों की पूर्ति का भाव है। उनका शुक्र उनके 10वें भाव और 5वें भाव दोनों का स्वामी है, तो शुक्र उनके लिए एक मजबूत योगकारक है और वो कर्क राशि में 7वें भाव में बहुत ही मजबूत स्थिति में है। राहु और केतु दूसरे और 8वें भाव की एक्सिस में है। ये राहु केतु के लिए बेहतर स्थितियों में से एक है। बृहस्पति 10वें भाव में स्थित है। बृहस्पति 12वें भाव और तीसरे भाव दोनों का स्वामी है और बृहस्पति वक्री रेट्रोग्रेड गति में है। सूर्य है जो 8वें भाव का स्वामी है, वो छठे भाव में स्थित है और बहुत ही आक्रामक मंगल के साथ, और मिथुन राशि में, जो कम्युनिकेशन, ब्रांडिंग, मार्केटिंग, सेल्फ एंटरप्राइज और सोशल मीडिया को दिखाता है। अब जब आप उनकी कुंडली में किसी भी भाव से 9वां भाव देखते हैं, ये लग्नेश शनि है और शनि कुंभ के दूसरे भाव पर भी राज करता है। हालांकि जब आप सूर्य की स्थिति देखते हैं, सूर्य जो नेतृत्व, लीडरशिप दिखाता है, जो विरासत, इनहेरिटेंस दिखाता है उनकी कुंडली में, क्योंकि सूर्य 8वें भाव का भी स्वामी है, नेतृत्व दिखाता है, तो उनकी विरासत नेतृत्व रही है। और सूर्य का 9वां स्थान या सूर्य का प्रतिबिंब कुंडली में दूसरे भाव में है, क्योंकि सूर्य छठे भाव में है और जहां सूर्य है उससे 9वां भाव दूसरा भाव है। मतलब उन्हें अपने परिवार की विरासत में ताकत, नेतृत्व मिला। दूसरा भाव परिवार की विरासत, परिवार के कारोबार, परिवार की परंपराओं का भाव भी है, और इसलिए सूर्य का 9वां प्रतिबिंब दूसरा भाव होने से उन्हें अपनी विरासत में, अपने परिवार की परंपरा में नेतृत्व, ताकत, अख्तियार, अथॉरिटी मिला, क्योंकि शनि लग्न और दूसरे भाव दोनों पर राज करता है। हालांकि शनि चौथे भाव में मेष राशि में, एक नीच डेबिलिटेटेड राशि में स्थित है, हालांकि ठीक से नीच नहीं। चौथे भाव में शनि क्या दिखाता है? चौथे भाव में शनि दिखाता है कि माँ की तरफ से बहुत सख्त परवरिश, अपब्रिंगिंग हुई, क्योंकि चौथा भाव माँ को भी दिखाता है, और वहां शनि होने का मतलब उनके जीवन का शुरुआती हिस्सा सख्त नियम कानूनों और एक खास परवरिश का प्रतिबिंब था, जो उनकी माँ ने उन्हें दी। हालांकि चौथे भाव का स्वामी कहाँ स्थित है? चौथे भाव का स्वामी मंगल है, जो छठे भाव में मिथुन राशि में स्थित है। मतलब माँ के साथ एक दुश्मनी जैसा रिश्ता, अनिमिकल रिलेशनशिप भी है, क्योंकि माँ की उम्मीदें उनसे हैं। माँ चाहती हैं कि वो परिवार की परंपरा को आगे बढ़ाएं, परिवार की विरासत को आगे ले जाएं, और उनके गोल नेतृत्व होने चाहिए, क्योंकि मंगल सूर्य के साथ छठे भाव में है। हालांकि राहुल गांधी उस दबाव से चिढ़ते हैं और वो पीछे धक्का देते हैं, और उनकी मां के बीच आक्रामक कम्युनिकेशन होता है, क्योंकि मंगल जो चौथे भाव का स्वामी है, वो मिथुन राशि में, कम्युनिकेशन की राशि में स्थित है। लेकिन ये भी दिखाता है कि 8वें भाव के स्वामी सूर्य छठे भाव में, दुर्घटनाओं, अचानक घटनाओं के भाव में स्थित है, और इसलिए उन्होंने अपने पिता को दुश्मनों की आक्रामकता से खोया, जो मंगल दिखाता है, और केतु 8वें भाव में होने से उन्होंने छोटी उम्र में अपने पिता को खोया। तो वो दूसरी चीज जो उन्हें विरासत में मिली, वो है अपने पिता को आक्रामकता के कारण खोना। तो आक्रामकता उनकी जिंदगी की पहचान, हॉलमार्क रही है। वो एक बच्चा था जब उन्होंने अपनी दादी खोई, वो एक किशोर था जब उन्होंने अपने पिता खोए, और उनकी माँ की आक्रामक उम्मीदों के साथ एक आक्रामक रिश्ता है, और इसलिए उनकी माँ के बीच खिंचाव, टग ऑफ वॉर है, आक्रामकता है, आक्रामक बातचीत है, दोनों तरफ से पीछे धक्का है। माँ चाहती है कि वो परिवार की परंपरा को आगे बढ़ाए और वो पीछे धक्का देता है, क्योंकि वो नहीं समझता कि ये उसका कर्म है। शनि का कर्म, जो शनि से 9वां है, वो 12वें भाव में है, क्योंकि शनि जहां है उससे 9वां भाव धनु राशि का 12वां भाव है। तो शनि का 9वां भाव शनि का प्रतिबिंब होने से 12वां भाव वह है जहां उसका कर्म है, और इसलिए वो मुश्किल से देश में रहता है,
वो हमेशा देश से बाहर उड़ान भरता रहता है और ज्यादातर समय वो दूर रहता है और यही उसका कर्म है, यही वो काम कर रहा है। और उसके घरेलू माहौल डोमेस्टिक एनवायरनमेंट में जो चौथा भाव दिखाता है, उसका कर्म जो शनि से दिखता है, वो एक नीच राशि में है। मतलब घर पर उसके कर्म में बड़ा वादा नहीं है, लेकिन अपनी माँ के सद्गुण वर्चू के कारण वो उसे जारी रखे हुए है। उसका 12वां स्वामी कहाँ स्थित है? 12वां स्वामी बृहस्पति भी 10वें भाव में है। मतलब उसका करियर, उसका कर्म सब विदेशी धरती में है और एक रिश्ते से जुड़ा है, क्योंकि बृहस्पति रिश्तों की राशि तुला में है। और उसका तुला स्वामी कहाँ है? शुक्र 7वें भाव रिश्तों के भाव में स्थित है। तो कुछ रिश्ता विदेश में है जो छुपा हुआ है, जो उसके करियर, उसके काम, उसके कर्म से भी जुड़ा है, जो उसे देश से बाहर ले जाता है और उसका फोकस कहीं और है, उसकी ऊर्जाएं या उसका कर्म कहीं और है, उसका जुनून या कामुकता कहीं और है जो देश से बाहर है। अब 11वां भाव जो जनता का दीवानापन, मास फॉलोइंग, जनता की प्रशंसा दिखाता है, उस पर मंगल का राज है, जो माँ चाहती है कि वो अपनाए और अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करे, क्योंकि 11वां भाव आकांक्षाओं, एस्पिरेशंस और इच्छाओं की पूर्ति का भाव है और चंद्रमा 11वें भाव में स्थित है। हालांकि चंद्रमा किस भाव का स्वामी है? चंद्रमा 7वें भाव का स्वामी है। मतलब माँ प्रभावित करेगी कि वो लोगों से दिन प्रतिदिन कैसे निपटता है, समाज और जनता से कैसे जुड़ता है और उसकी कैसी आकांक्षाएं हैं। चंद्रमा वृश्चिक राशि में होने का मतलब है कि माँ का उस पर प्रभाव बहुत बड़ा नहीं है और माँ के साथ कुछ चुनौतियां हैं जो बहुत सार्वजनिक नहीं है, जो बेनकाब नहीं है, जो सामने नहीं आ रही है, लेकिन निश्चित रूप से माँ के साथ यहाँ एक खिंचाव, टग ऑफ वॉर हो रहा है। चलिए देखते हैं कि चंद्रमा से 9वां भाव कौन सा है। मतलब जबकि उसका चंद्रमा 11वें भाव में है, मतलब वो समाज और जनता से जुड़ना पसंद करता है और अपने नेटवर्क का इस्तेमाल करता है, तो उसका दिमाग निश्चित रूप से वहां है, वो सोचता है, वो इस बारे में रचनात्मक है। लेकिन चंद्रमा से 9वां भाव 7वां भाव है, तो चंद्रमा 7वें भाव का स्वामी है और चंद्रमा से 9वां भाव 7वां भाव है। मतलब दिमाग का प्रतिबिंब, भावनाओं का प्रतिबिंब, सोच का प्रतिबिंब 7वें भाव से आता है। लेकिन 7वां भाव रिश्तों का भाव है और वहां शुक्र स्थित है। मतलब उसका अपना फोकस, उसका अपना भावनात्मक जुड़ाव, उसका अपना भावनात्मक पालन पोषण, इमोशनल नर्चरिंग, उसका अपना भावनात्मक सहारा, इमोशनल सपोर्ट रिश्ते से आता है। लेकिन वहां शुक्र है, मतलब उसकी जिंदगी में कोई है, कोई औरत है जो उसकी परवरिश करती है, नर्चर्स, जो उसकी देखभाल करती है। और वो शख्स, वो औरत उसकी जिंदगी में, वो उसकी माँ नहीं है, वो उसकी माँ नहीं है, वो कोई और है, वो कोई और है। और शुक्र 10वें भाव और 5वें भाव का स्वामी है। मतलब शुक्र 5वें भाव, रोमांस का भाव का स्वामी है और 7वें भाव में स्थित है। मतलब उसका एक रोमांटिक संबंध, लिएजॉन है जिसके साथ वो लंबे समय के रिश्ते में है। लेकिन शुक्र और बृहस्पति की राशि 12वें भाव को नियंत्रित करती है। मतलब उसकी जिंदगी में कुछ चीज छुपी हुई है, उसकी जिंदगी में वो औरत छुपी हुई है, वो कोई सार्वजनिक हस्ती नहीं है, उसे सबकी नजरों से छुपाकर रखा गया है और इसलिए वो खुलेआम नहीं है। लेकिन चंद्रमा से 9वां भाव, उसका भावनात्मक फोकस निश्चित रूप से रिश्ता है और एक ऐसा रिश्ता जो उसके लिए बहुत फायदेमंद है, जो बहुत पोषण करने वाला, नर्चरिंग रिश्ता है, बहुत प्यार भरा रिश्ता है, बहुत वफादार रिश्ता है। वो शख्स बहुत खूबसूरत भी है। हालांकि वो शख्स उसके देश से, उसकी मातृभूमि से जुड़ा नहीं है, बल्कि एक विदेशी, फॉरेनर है, क्योंकि शुक्र का बृहस्पति से कनेक्शन है और बृहस्पति 12वें भाव का स्वामी है। अब शुक्र से 9वें भाव का 9वां भाव क्या है? वो मीन राशि है और इसलिए जो कामुकता, इंटिमेसी उसे मिल रही है, जो रिश्ता उसे मिल रहा है, जो वफादार रिश्ता जिसमें वो है, वो शुक्र से 9वें भाव से आता है, जो मीन राशि है। मीन राशि का स्वामी भी बृहस्पति है, जो 12वें भाव को भी नियंत्रित करता है और मीन राशि 12वां भाव ही है और इसलिए उसकी कामुकता,
उसका जुनून, उसका रिश्ता, उसका वफादार प्रतिबद्ध रिश्ता, जो रोमांटिक रिश्ता भी है, सब एक विदेशी कनेक्शन से आता है। और इसीलिए वो देश से बाहर उड़ान भरता रहता है, वो विदेशी देशों में जाता रहता है किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रहने के लिए जिसके साथ उसका लंबे समय का रिश्ता है, लेकिन जो छुपा हुआ रिश्ता है। ये बात और भी मजबूती से दिखती है क्योंकि राहु दूसरे भाव, परिवार के भाव में है। अब बृहस्पति का प्रतिबिंब क्या है? बृहस्पति का प्रतिबिंब बृहस्पति से 9वां भाव है। बृहस्पति से 9वां भाव छठा भाव है, तो मतलब उसके लिए ऊंची तालीम, हायर लर्निंग सेवा से आएगी। दूसरों की सेवा करने से, और केवल दूसरों की सेवा करके, कम्युनिकेशन के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, जो मिथुन राशि दिखाती है, उसकी ऊंची तालीम आएगी। लेकिन बृहस्पति से 9वें भाव में सूर्य है, और सूर्य 8वें भाव का स्वामी है, और सूर्य पिता को भी दिखाता है। तो उसकी ऊंची तालीम तब आए जब पिता के साथ ट्रेजेडी हुई, क्योंकि मंगल सूर्य के साथ है और सूर्य 8वें भाव का स्वामी है और मंगल के साथ स्थित है। मतलब पिता के साथ एक दुखद घटना में, क्योंकि केतु भी सिंह राशि में स्थित है जो 5वां भाव दिखाता है और जिसका स्वामी सूर्य है। और इसका मतलब ये हुआ कि पिता को किसी त्रासदी के कारण, पिता के साथ कोई सख्त आक्रामक त्रासदी और पिता का खो जाना, क्योंकि केतु सिंह राशि में है, उसके जरिए उसकी ऊंची तालीम आएगी। वो बहुत समझदार, वाइस इंसान बनेगा। लेकिन ये क्या करता है? क्योंकि बृहस्पति 10वें भाव में है और उसकी ऊंची तालीम अपने पिता को खोने से आती है, साथ ही अपनी दादी को एक दूसरी दुखद घटना में खोने से, जहां एक सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें गोली मार दी थी। वो अपने करियर को कैसे देखता है? ये शख्स खास तौर पर क्योंकि बृहस्पति तुला राशि में वक्री रेट्रोग्रेड भी है, मतलब वो अपने रिश्ते में बहुत समझदार है। और बृहस्पति 4थे भाव पर दृष्टि डालता है, मतलब वो सच में अपने रिश्ते को कद्र करता है, वैल्यूज हिज रिलेशनशिप। और क्योंकि वो अपने रिश्ते को कद्र करता है, और इसलिए वो अपने करियर में भी काफी समझदार है। आमतौर पर बृहस्पति कई भावों में अच्छा करता है, लेकिन बृहस्पति सबसे अच्छा ग्रह नहीं है, खासतौर पर अगर वो करियर के 10वें भाव में वक्री हो, क्योंकि यहाँ ये बृहस्पति बहुत ही मजबूत है। मतलब ये शख्स जानता है कि अपने रिश्ते को कैसे मैनेज करना है, साझेदारी को कैसे संभालना है, फिर भी बहुत समझदार है कि वो इस होड़ रैट रेस में नहीं पड़ना चाहता। वो अपने करियर में सबसे ऊपर आने की इस दौड़ में नहीं पड़ना चाहता। रिश्ते उसके लिए ज्यादा जरूरी है। हालांकि उसके लिए चुनौती ये है कि शनि 4थे भाव में स्थित है। 4था भाव माँ का भाव भी है, और 4थे भाव का स्वामी मंगल 6ठे भाव में चला जाता है। मतलब माँ के साथ एक खिंचाव, टग ऑफ वॉर है। और शनि 4थे भाव में है, जबकि वो दूसरे भाव, परिवार का भाव का स्वामी है। मतलब परिवार विरासत है, परिवार कारोबार है। तो माँ परिवार के कारोबार से जुड़ रही है, उसे एक तरह से प्रभावित कर रही है, और ऊंची तालीम और उसे कैसे व्यवहार करना चाहिए और अपने करियर को कैसे मैनेज करना चाहिए, ये सब माँ के नियमों और कानूनों से प्रभावित हो रहा है। माँ उस पर दबाव डालती है कि कैसे व्यवहार करे और कैसे चीजें करे, जिसका वो विरोध कर रहा है, क्योंकि शनि और बृहस्पति एक दूसरे पर परस्पर दृष्टि, म्यूचुअल एस्पेक्ट डालते हैं। और इसलिए माँ 6ठे भाव, दुश्मनों का, बैर का भाव में चली गई है। तो उसकी माँ के बीच गर्मागर्म हीटेड बातचीत है, उसकी माँ के बीच आक्रामकता है, उसकी माँ के साथ झगड़े आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं। माँ चाहती है कि वो एक खास तरीके से व्यवहार करे, माँ चाहती है कि वो एक खास अंदाज में खुद को पेश करे, माँ चाहती है कि वो पार्टी के दूसरे नेताओं के साथ एक खास तरीके से पेश आए, और वो उसे पीछे धक्का दे रहा है। माँ उसे परिवार की विरासत में धकेलने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो अपनी परिवार की विरासत को आगे नहीं बढ़ाना चाहता। वो लगभग हार मानने जैसा है। वो इस चक्कर में न पड़ने के लिए बहुत समझदार है। और एक वजह जिससे वो कटघरे, कैटरैक्ट्स पॉसिबली मेंट, कटघरा और कटक, बट कीपिंग एज इज का हिस्सा नहीं बनना चाहता, क्योंकि बृहस्पति से 9वां भाव सूर्य है। सूर्य से 9वां क्या है? सूर्य से 9वां भाव परिवार का दूसरा भाव है। तो सूर्य जो नेतृत्व और पिता है, परिवार के कारोबार,
परिवार की परंपरा परिवार के मूल्यों के दूसरे भाव से जुड़ रहा है, और परिवार के मूल्यों परिवार की परंपराओं के दूसरे भाव का स्वामी चौथे भाव माँ के भाव में जाता है। वो चाहता है कि वो पिता और उसके वंश लिनिएज द्वारा दिखाई गई परिवार परंपरा को आगे बढ़ाए, और इसलिए वो एक मजबूत विरासत परिवार की विरासत लेकर पैदा हुआ था, और उसने परिवार की विरासत को प्राप्त इनहेरिटेड किया। तो माँ चाहती है कि वो परिवार के कारोबार सियासत में शामिल होने की परिवार की विरासत को आगे बढ़ाए, और राहु दिखाता है कि उसकी माँ के बीच ये खिंचाव टग ऑफ वॉर छुपा हुआ है, सार्वजनिक नजरों में नहीं है, लेकिन क्योंकि राहु दूसरे भाव में है, इसका मतलब ये भी है कि उसकी कमाई उसकी रोजी रोटी विदेशी धरती से जुड़ रही है, ना कि परिवार की विरासत से। हालांकि वो सोने के चम्मच सिल्वर स्पून के साथ पैदा हुआ था और उसकी ज्यादातर आमदनी उसकी दौलत परिवार की विरासत से आती है, फिर भी वो खुद परिवार की विरासत में दिलचस्पी नहीं रखता। वो अपने परिवार की परंपरा को आगे नहीं बढ़ाना चाहता। वो एक अनिच्छुक सियासतदान है, और एक वजह यह है कि बृहस्पति राहु पर दृष्टि डालता है, लेकिन राहु भी अपनी 9वीं दृष्टि से बृहस्पति पर दृष्टि डालता है। बृहस्पति राहु पर अपनी 5वीं दृष्टि डालता है, मतलब उसके अंदर भी एक खिंचाव टग ऑफ वॉर है। जबकि वो समझदार है, वो इस होड़ रैट रेस में नहीं पड़ना चाहता, लेकिन माँ के सख्त प्रभाव के कारण जो उसे परिवार की विरासत में धकेलती रहती है, उसे जिम्मेदारी लेने को कहती है, लेकिन वो पीछे धक्का देता है। लेकिन साथ ही राहु उसे बताता है, बृहस्पति की टीम के अनुसार इसे ले लो और माँ के प्रभाव में आ जाओ, लेकिन वो बहुत सख्ती से पीछे धक्का दे रहा है। और क्योंकि बुध उसके 5वें भाव में है, वृषभ राशि में एक सट्टा निवेश स्पेक्युलेटिव इन्वेस्टमेंट, मतलब उसके विदेश में निवेश है, उसके विदेशी धरती में निवेश है। बुध उसके 9वें भाव विदेशी कनेक्शन विदेशी संस्कृतियों से निपटना लंबी दूरी की यात्रा का भी स्वामी है, तो वो अपने पैसे के कनेक्शन के कारण लगातार विदेश यात्रा करता रहता है, जो उसके सट्टा निवेशों के कारण है। मुझे हैरानी नहीं होगी अगर उसने विदेशी शेयर बाजारों स्टॉक मार्केट्स में भारी पैसा निवेश किया है, और वो अपने कारोबार बिजनेस के सिलसिले में जाता है जिसके विदेश में कारोबारी कनेक्शन है, और विदेशी शेयर बाजारों या विदेशी कारोबारी कनेक्शनों में उसके निवेशों के कारण, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा निवेशक है, वो लगातार विदेश उड़ान भरता रहता है, क्योंकि बुध 9वें भाव का स्वामी है, और इसलिए वो विदेशी धरती में ज्यादा दिलचस्पी रखता है। वो लगातार बाहर उड़ान भरता रहता है। राहु उसकी आमदनी के दूसरे भाव में स्थित है, मतलब आमदनी विदेशी धरती से जुड़ रही है। लेकिन साथ ही राहु 10वें भाव पर दृष्टि डालता है, जो कहता है कि उसका करियर या उसका पैसा विदेशी धरती से आएगा। हालांकि उसका बृहस्पति उसे इतना समझदार बना रहा है कि वो भारतीय सियासत में बहुत ज्यादा न फंसे और उन जिम्मेदारियों को न ले, और इसलिए राहुल गांधी एक अनिच्छुक सियासतदान है, अपनी मां के प्रभाव में नहीं आना चाहते। वो उन्हें पीछे धकेलने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन साथ ही राहु उन्हें तड़प थर्स्ट देता रहता है कि वो इस विरासत का हिस्सा बने या आगे बढ़ाएं, क्योंकि मां का दबाव ऐसा करने को कहता है, लेकिन वो सख्ती से पीछे धक्का देता है। लेकिन उसके नुकसान लॉसेस कहां से आएंगे? केतु से 9वां क्या है? केतु का प्रतिबिंब क्या है? केतु का 9वां भाव चौथा भाव है, और इसलिए उसे अपनी विरासत लेगेसी को छोड़ना गिव अप होगा। उसे अपनी मां के प्रभाव को छोड़ना या उससे मुक्त होना होगा। उसे सच में सेवा करनी होगी, सच में ऊंचा उठने के लिए। उसे अपनी अहमियत सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट को पीछे छोड़ना होगा। वो अपने अधिकार एंटाइटलमेंट को सारी दौलत ताकत के लिए महसूस करता है, और इसलिए ये अहमियत एंटाइटलमेंट उसे ऐसे व्यवहार करने पर मजबूर करती है, घमंड पॉम्पसली के साथ। लेकिन उसकी दिलचस्पी वहां नहीं है, उसका फोकस वहां नहीं है। उसका फोकस और उसकी दिलचस्पी, उसका प्यार लव इंटरेस्ट, उसका भावनात्मक सहारा इमोशनल सपोर्ट सब विदेश में है। तो उसे अपने घरेलू भाव डोमेस्टिक हाउस को छोड़ना होगा, उसे अपनी मातृभूमि होमलैंड को छोड़ना होगा, और उसे सियासी कामयाबी की अपनी आकांक्षाओं को छोड़ना होगा।
उसे दूसरों की खोज में सच में आध्यात्मिक बनना होगा, क्योंकि केतु से 9वां भाव केतु का प्रतिबिंब मेष राशि है और मेष स्वामी मंगल 6ठे भाव सेवा के भाव में चला गया है। तो उसे बिना कुछ वापस चाहे दूसरों की सेवा करना सीखना चाहिए। और जब वो ऐसा करेगा तो क्योंकि मंगल सूर्य से प्रसन्न प्लीज्ड होगा, तब उसकी गरिमा डिग्निटी, समाज में उसका ओहदा स्टैचर बढ़ेगा, उसका नाम और शोहरत नेम एंड फेम बढ़ेगी और फिर सियासत में अचानक उभार सडन राइज देखने को मिलेगा। लेकिन अगर वो छोड़ता नहीं है, अगर वो अभी भी अहमियत एंटाइटल्ड महसूस करता है, वो उस घमंड पॉम्पोसिटी के साथ खुद को पेश करता है जो परिवार की परंपरा के साथ है, जो उस ताकत और प्रभाव की हकदार है जो उसका परिवार रखता है और परिवार की परंपरा को छोड़ना नहीं चाहता और उस तरह से सेवा नहीं करना चाहता जहां वो बिना कुछ वापस चाहे सच में लोगों की सेवा करे। जो बृहस्पति जो केतु दिखाता है, केवल उस सेवा के जरिए ही उसका नाम और शोहरत सच में बढ़ेगी। उसके करियर में अचानक उभार सडन राइज होगा, क्योंकि राहु दूसरे भाव में स्थित है और उसके 10वें भाव पर दृष्टि डालता है और वो सच में एक नेता के रूप में पहचाना जाएगा। उसे पहचान मिलेगी और समाज में उसका गर्व और ओहदा और भी ऊंचा उठेगा। उससे बेहतर जहां वो आज खड़ा है, जहां वो एक उलझे हुए कंफ्यूज्ड इंसान के रूप में देखा जाता है, कोई जो सियासत नहीं जानता, कोई जिसमें दिलचस्पी नहीं है, वो एक अनिच्छुक सियासतदान देखा जाता है, कुछ हद तक एक डम्बो सियासतदान कहा जाता है। लेकिन मुझे हैरानी नहीं होगी अगर वो अपनी मां के दबाव के आगे झुक जाता है, अपनी पार्टी के दबाव के आगे झुक जाता है और उसे एक अचानक उभार सडन राइज मिलता है। राहु उसे एक मौका देगा जब उसे एक बड़ा अचानक उभार मिलेगा, ताकत के केंद्रों सेंटर्स ऑफ पावर के बहुत करीब आ जाएगा, सबसे ऊंची प्रशंसाओं एक्कलेड्स तक पहुंच जाएगा। लेकिन फिर एक बड़ा पतन डाउनफॉल भी होगा। वो कुछ बेवकूफी करेगा या तो फिर से देश से बाहर उड़ान भरता रहेगा। उस मौके के बावजूद जो उसे दिया गया है, एक अनिच्छुक सियासतदान बना रहेगा और उसका पतन छोटा शॉर्ट होगा, अचानक होगा और उसके बाद वो पीछे मुड़कर नहीं देखेगा, वो वापस नहीं आएगा और सियासत में उसकी मौजूदगी बहुत कम या मुश्किल से कुछ भी नहीं होगी। वो देश में दिखाई भी नहीं दे सकता है। तो चलिए उस समय का इंतजार करते हैं जब या तो वो पूरी तरह सब कुछ छोड़ देता है और विदेशी धरती में जाना जारी रखता है और वहां रहता है, एक अनिच्छुक सियासतदान बना रहता है और भारतीय सियासत में एक नगण्य इनसिग्निफिकेंट और अनियमित इरेग्युलर भागीदार बना रहता है और शायद भविष्य में कहीं अपनी दशा अवधि डैश पीरियड के आधार पर वो वापस आता है, ताकत के केंद्रों के करीब जाने का एक बड़ा मौका पाता है। लेकिन फिर से एक अनिच्छुक सियासतदान होने के कारण कुछ ऐसा करता है जिससे वो गिर जाता है और फिर इस बार हमेशा के लिए सियासत छोड़ देता है। तो दोस्तों, उनकी कुंडली से, राहुल गांधी की कुंडली से हमने रिफ्लेक्शन टेक्निक का इस्तेमाल करके बहुत सारे राज बेनकाब किए और जल्द या बाद में कुछ हद तक हम जानते हैं कि क्या हो सकता है। और पर्दे के पीछे बिहाइंड द सीन्स सब कुछ पता नहीं है। सियासतदान लोगों का जो बहुत सी चीजें छुपाते हैं, लेकिन धीरे धीरे ये चीजें समय के साथ बेनकाब होंगी। कृपया रिफ्लेक्शन टेक्निक का इस्तेमाल करें, अपनी कुंडली देखें कि बृहस्पति कहाँ स्थित है। उससे 9वां भाव वह होगा जहां से बृहस्पति की ऊंची तालीम हायर लर्निंग आएगी। ऊंची तालीम उस भाव और उस राशि के नमूदार मैनिफेस्टेशन से आएगी। चंद्रमा जहां भी स्थित हो, आपका भावनात्मक सहारा इमोशनल सोकर, आपका भावनात्मक पोषण इमोशनल नर्चरिंग, आपकी भावनात्मक दिलचस्पी, आपकी सोच, आपकी रचनात्मकता सब उस जगह से आएगी जहां आपका चंद्रमा है। उससे 9वें भाव से और उस राशि की ऊर्जाओं को लेकर वो राशि क्या है। अगर उससे कोई ग्रह जुड़ा है तो वो ग्रह नमूदार करेगा कि भावनात्मक ऊर्जा आखिरकार कहां से आएगी और उसकी जड़ें रूट्स क्या होंगी। तो देखें कि आपकी कुंडली में ग्रह कैसे स्थित है, उनके अपने से 9वें भाव क्या है, वहां कौन सी राशि ऊर्जा है, वहां कौन से ग्रह है, और फिर अपने आप डॉट्स को जोड़ें और जो भी जीवन की घटनाएं लाइफ इंसिडेंट्स अब तक घट चुकी है, जो भी वाकयात इवेंट्स
अब तक घट चुके हैं, उनके डॉट्स जोड़ें और फिर कृपया नीचे कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट पोस्ट करें और हमें बताएं कि रिफ्लेक्शन टेक्निक का इस्तेमाल करके आपकी कुंडली ने आपके लिए क्या क्या भविष्यवाणियां नमूदार की है और भविष्य क्या हो सकता है और वो क्या वादा प्रॉमिस है जो रिफ्लेक्शन टेक्निक ने आपको आपके भविष्य के लिए दिया है। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और अगर आप मुझसे व्यक्तिगत परामर्श पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक्स पर मुझसे संपर्क करें। किसी और वीडियो के साथ किसी और समय तक, ये आपके दोस्त और गाइड इरफान साइनिंग ऑफ। नमस्कार।